Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar, and I'm here to welcome you again after your Diwali break. I hope you celebrated your Diwali very well and you enjoyed a lot. So this is the time to back again to your studies because your board exams are near. So just we have to focus on our studies. As you all know that we have completed our chapter 11 with examples. So now we are moving for the next chapter and we are moving for the chapter 13, which is statics. है ना? And why we are taking this chapter? Because this is the easiest topic of your book. So that's why we took it. So the very first thing is that the chapter name is statics. So your first question might be that, sir, what is statics? कि sir statics क्या है ना? After that we will come to the mean, mode and median, which is given in the question. Sorry, which is given in the exercise. So the very first thing is statics क्या है ना? So statics means आपके पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, डाटा। तो पहला काम क्या करो, उस डाटा को क्या करो, आप ऑर्गेनाइज करो। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद उस डाटा को क्या करो, रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट, ठीक है। और उस रिप्रेजेंट करने के बाद उस डाटा को उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कि यहां से आपको क्या हेल्पफुल लग रहा है उसको, तो और उससे हेल्पफुल लग रहा है उसको आप गेन कर लो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, रिप्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा टू मेक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो डाटा को पहले कलेक्ट करती है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करती है, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करने के बाद उसको एनालाइज करती है और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, और वहां से इन सब से आप क्या गेन करते हो, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन निकालते हो। मोटी मोटी बात इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई रो डाटा है, ठीक है, तो उससे आप मोटी मोटी इंफॉर्मेशन अगर निकाल लेते हो तो वही क्या है, स्टैटिक्स है। मींस स्टैटिक्स इज टू कन्वर्ट रो डाटा इनटू हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। कि आप जो है किसी डाटा को रो डाटा को कन्वर्ट कर लेते हो किसमें, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, वही क्या है, आपकी स्टैटिक्स है, ठीक है। और इस स्टैटिक्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, मीन, मोड एंड मीडियन। तो आइए देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टैटिक्स। आपने बोला सर स्टैटिक्स है क्या, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टैटिक्स। सर स्टैटिक्स है क्या, सो स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ, सबसे पहले क्या, कलेक्शन, दैट डील्स विथ कलेक्शन, कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के बाद एनालाइजिंग, है ना, एनालाइजिंग, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। ये सब हो किसका रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, हो किसका रहा है, ये डाटा का। टू मेक, और ये सब कर क्यों रहे हैं, टू गेन हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, दैट वी वांट टू कलेक्ट। टू कलेक्ट भी बोल सकते हैं, टू कलेक्ट हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। तो आपने डाटा को क्या किया, कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपने उसे रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद आपने उसे एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपने उस डाटा को क्या कर दिया, इंटरप्रिटेशन कर दिया, और वहां से इतना किया, ये सब किसका किया, डाटा का। क्यों किया, टू कलेक्ट हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। और अगर आप चाहो सो इन ए सिंपल वे, आप चाहो तो आप बोल सकते हो इन ए सिंपल वे क्या, कि स्टैटिस्टिक्स इज क्या है, टू कन्वर्ट, स्टैटिस्टिक्स इज टू कन्वर्ट रो डाटा इनटू हेल्पफुल इंफॉर्मेशन,
कि अगर आप रो डाटा को किस में कन्वर्ट कर दो, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दो, वही आपकी क्या है, स्टैटिक्स है। और इस स्टैटिक्स में आप पढ़ने क्या क्या जा रहे हो, आप इस स्टैटिक्स में पढ़ने जा रहे हो मीन, मोड एंड मीडियन। ये तीन चीजें आप इसमें पढ़ने जा रहे हो। सो इन द पार्ट 1 वी आर गोइंग टू चूज वन ऑफ देम विच इज मीन। कि सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, अपन बात करेंगे किसके बारे में, मीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो तीनों की तीनों ही है, मीन, मोड एंड मीडियन आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तीनों की तीनों ही किसके मेजरमेंट है, सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी तो आपने बोला सर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है एक्चुअल में, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जो टिपिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। कम टू द नेक्स्ट पेज। आपने बोला सर सेंट्रल टेंडेंसी, आपने बोला कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वही क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी वही क्या है, मीन, आफ्टर दैट मोड, आफ्टर दैट मीडियन। किसी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट है तीनों की तीनों, तो सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट है, ये बात तो पता लग गई कि ये तीनों जो है मीन, मोड, मीडियन, ये किसकी मेजरमेंट है, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट है। अब आपने बोला सर सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक ऐसी सिंगल वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जो किसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, ये सिंगल वैल्यू किसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, टू फाइंड आउट टिपिकल वैल्यू, और वी कैन से सेंटर वैल्यू कि सेंटर टेंडेंसी एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है किसको, टिपिकल वैल्यू या सेंटर वैल्यू। सर सेंटर टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू है ना, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, टिपिकल वैल्यू या सेंटर वैल्यू। सर टिपिकल वैल्यू क्या है, टिपिकल वैल्यू समझो कि मान लो एक क्लास है और उस क्लास में 10 बच्चे हैं और उन सभी के जो नंबर है वो 70 के आसपास है, कि किसी के 65, 68, किसी के 72, 73, कि 70 के आसपास नंबर है। इट मींस उस क्लास की जो टिपिकल वैल्यू है, सेंटर वैल्यू है, वो क्या होगी, 70 हो गई। क्या होगी, 70। मान लो मैं एक शॉप पे गया और वहां पर मुझे कुछ परचेज करना है, ठीक है, तो उसने बोला कि सर हमारे पास जो है वो सभी जो फोन है या जो सभी जो भी आपको कोई भी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, वो उन सभी की प्राइस जो है वो 100 के आसपास है। तो इट मींस उसकी टिपिकल वैल्यू या सेंटर वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। मान लो आप एक मोबाइल शोरूम में गए और वहां पर आपको एक मोबाइल परचेस करना है, तो उसने बोला सर हमारे पास जो भी मोबाइल है ना वो सर 1 लाख के आसपास के है। इट मींस उसकी टिपिकल वैल्यू या सेंटर वैल्यू क्या होगी, 1 लाख होगी। और उस टिपिकल वैल्यू या सेंटर वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम कौन कौन कर रहा है, उस टिपिकल वैल्यू या सेंटर वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम ये तीनों कर रहे हैं, मीन, मोड और मीडियन। मीन सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट है मीन, मोड और मीडियन, और सेंटर टेंडेंसी है वो क्या, एक सिंगल वैल्यू है जो क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, टिपिकल वैल्यू या सेंटर वैल्यू। और ये टिपिकल वैल्यू या सेंटर वैल्यू आप किससे फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, कभी मीन से, कभी मोड से और कभी मीडियन से। समझ में आया? इट मीन सेंटर टेंडेंसी की कितनी मेजरमेंट है, 3, है ना, मीन, मोड और मीडियन। कोई पूछे सेंटर टेंडेंसी क्या है, तो आप बोलोगे सेंटर टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है जो क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, टिपिकल वैल्यू या फिर सेंटर वैल्यू। और वो टिपिकल वैल्यू या सेंटर वैल्यू किससे फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, मीन, मोड और मीडियन से। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज मीन। इस एक्सरसाइज में 13.1 में आपका जो पहला है वो भी क्या है, मीन। बात करते हैं सर एक्चुअल में मीन है क्या, तो आपने बोला सर मीन हेडिंग लगा लेते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं, मीन कि सर एक्चुअल में मीन है क्या। सो एक जनरल कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। मान लो आप अपनी क्लास में 30 बच्चे हो, 30 स्टूडेंट्स हो, तो उन 30 स्टूडेंट्स में से मान लो आपके टीचर ने एक टेस्ट लिया, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ठीक है। तो उन 30 स्टूडेंट में 20 मार्क्स का टेस्ट लिया गया, तो किसी के 0 आया, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20, ठीक है। तो क्या मैं आपकी क्लास में 0 से लेकर 20 तक सभी नंबर आए आपके, आए कि नहीं है, किसी के 0 भी आया होगा, किसी के 10, 15, 20 आए होंगे। तो जिस बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं उस बच्चे को देख के ये बोल दूं कि ये क्लास तो एक ही नंबर की है, एक्सीलेंट, है ना, बहुत गजब की क्लास है, बोल सकता हूं क्या? बोलो ना, बोलो, नहीं बोलो, अच्छा नहीं बोल सकते, ठीक है। क्या उसी क्लास में किसी बच्चे को 0 मार्क्स आ गया, क्या मैं ये बोल सकता हूं
कि ये क्लास अच्छी नहीं है, घटिया क्लास है, मतलब घटिया का मीन्स पढ़ने में, वैसे नहीं, बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होगा कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो बोल सकते हैं कि सर ये क्लास अच्छी नहीं है, बिलो एवरेज है ना, एकदम नॉर्मल क्लास है सर, आप इसमें से हाई रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना। सही बात है, नहीं है ना, कि अपने 20 वाले को ये देख के नहीं बोल सकते क्लास एक्सीलेंट है, 0 को देख के ये नहीं बोल सकते कि क्लास वर्स्ट है, रोस्ट है, कि खराब क्लास है, नहीं बोल सकते। तो मैं डिसाइड कैसे करूं कि वो क्लास एक्चुअल में है कैसी? तो उस चीज का डिसाइड करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो मीन आएगा, जैसे मान लो मेरे दिमाग में क्या है, इमेज बैठा ली कि अगर जो मीन है वो 0 से आपके पास 7 के बीच आया तो ये क्लास कैसी है, बिलो एवरेज। मैंने अपने मन में ही, ऐसे कुछ गिवन नहीं होता, अपने मन की बात बता रहा हूं कि अगर मैं उसका मीन निकाल लूं उस क्लास का और वो मीन 0 से 7 के बीच में आ जाए तो मान लेते हैं कि वो क्लास कैसी है, बिलो एवरेज। अगर वो 7 से 10 के बीच में आ जाए तो मान लेते हैं कैसी है, एवरेज। और अगर 10 to 15 के बीच में आ जाए तो मान लेते हैं गुड। और अगर 15 to 20 के बीच में आ जाए तो मान लेते हैं वो क्लास कैसी है, एक्सीलेंट है। कैसी है, एक्सीलेंट। तो ये सब पता लगाने के लिए अपन को क्या फाइंड आउट करने का पड़ेगा कि आपकी क्लास कैसी है, मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मीन। अगर मीन इन दोनों के बीच में आ गया कहीं पे भी तो इट मींस क्लास कैसी है, बिलो एवरेज। यहां पर मीन आ गया, मीन की वैल्यू मान लो मैंने मीन निकाला आपकी क्लास का और जो मीन है वो आ गया 11। क्या आ गया, 11। तो देखो 11 किसके बीच में लाई कर रहा है, 11 जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है। इट मींस आपकी क्लास कैसी है, गुड। और वो जो मीन निकाला है वो आप सभी का यूज करके निकाला है। इट मींस जो मीन है उसमें सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो जिस भी डाटा में सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो उसे बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं उसे, मीन, है ना। तो मीन जो है वो सभी डाटा का कंट्रीब्यूशन होता है, सभी डाटा का उसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है, उसी से अपन क्या निकालते हैं, मीन। तो आपने बोला सर मीन जो है, आपको पता लग गया कि मीन जो है उसके बिहाफ पे आपकी क्लास का डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी क्लास जो है वो कैसी है। ठीक है, बोले सर आपने बोल तो दिया सर मीन निकालेंगे, लेकिन सर एक्चुअल में निकालोगे कैसे वो मीन, बता सकते हो? ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा कम लेके चल रहा हूं कि मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स हैं, चलो 10 स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स कहां तक है, 20। तो किसी एक के मार्क्स है 0, किसी एक के मार्क्स है 5, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 3, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 18, किसी के 19, किसी के 16, किसी के 4। कितने बच्चे हो गए, 10 स्टूडेंट्स ही ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भूल जाओ। ये 10 स्टूडेंट्स हैं और उन 10 स्टूडेंट्स का क्या लिया गया, टेस्ट लिया गया। क्या लिया गया, टेस्ट। अब इस टेस्ट के बिहाफ पे बताना है कि आपकी क्लास कैसी है। तो आपने बोला सर इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो आपने बोला सर मीन का मतलब तो एवरेज ही तो होता है सर। हाँ, एवरेज ही होता है। तो आपने बोला सर एवरेज तो कैसे निकालता है सर, एवरेज तो है ना, सभी वैल्यूज को क्या कर दो, ऐड कर दो और नीचे जो वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड कर दो, टोटल वैल्यूज कितनी है। तो आपने बोला सर इन सभी को ऐड कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है, 0 + 5 + 7 + 8 + 3 + 15 + 20 + 18 + 19 + 16, इन सभी वैल्यूज को क्या कर दिया, प्लस, और जितनी वैल्यूज हैं उनसे क्या कर दो, डिवाइड। तो टोटल वैल्यूज कितनी है, 10, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आपने बोला सर 7 और 5 12 है, 12 और 8 20, 20 और 15 35, 35 और 20 55, 55, 55 के बाद आप आ जाओ 55 और 21, 55 और 21 76, है ना। 76 और 16, 76 और 16 क्या हो गया, 92, 92 प्लस 92 प्लस 111। तो आपने बोला सर 111/10, नीचे कितना जीरो है, 1। तो 1 डिजिट को छोड़ के क्या लगा दीजिए आप, पॉइंट लगा दीजिए। सो 11.1, ऐसा कुछ आंसर आ गया। और ये 11.1 जो आया है ये आपका क्या आया है, एक्चुअल में मीन आया है। और ये 11.1 किसके बीच में लाई कर रहा है, 11.1 इसके बीच में लाई कर रहा है। इट मींस आपकी जो क्लास है वो गुड है, अच्छी है आपकी क्लास। तो ऐसे किसी भी चीज का पता लगाने के लिए आप किसका यूज कर रहे हो, मीन का यूज कर रहे हो। किसका यूज कर रहे हो, मीन का। सर क्या मीन अपन ऐसे ही निकालेंगे अपन अपनी एक्सरसाइज में, नहीं। ये जो मीन निकालने का तरीका है फॉर द अनग्रुप्ड डाटा, किस डाटा के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या निकाला है अपन ने, मीन निकाला है। अब अपन निकालना सीखेंगे फॉर द ग्रुप्ड डाटा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि मीन जो है वो अपन कितने टाइप से पढ़ेंगे। अपन मीन जो है वो 2 टाइप से निकालेंगे।
द वेरी फर्स्ट थिंग इज फॉर द अनग्रुप्ड डाटा, फॉर द अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या निकालना, मीन। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे फॉर द ग्रुप्ड डाटा कि ग्रुप डाटा के लिए मीन अपन कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत है नहीं है? डन। चलो फिर तो देखते हैं पहला। तो आपने बोला सर एक क्वेश्चन है, फाइंड मीन, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखना धीरे धीरे, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा कि जो डाटा है उसका क्या निकालो, मीन निकालो। क्या निकालो, मीन। तो निकालते हैं। ये डाटा दे दिया 0, 5, 10, 20, 10, 16, 7, 8 और 9 और 30। बोला इसका क्या निकालो, मीन निकालो। क्या निकालो इसका, मीन। आई टोल्ड यू दैट मीन इज रिलेटेड टू एवरेज, कि जो मीन है वो किसकी तरह है, एवरेज की तरह। तो आपने अभी थोड़ी देर बोला था, थोड़ी देर पहले बोला था कि मीन मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपके मन में एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर ग्रुप्ड डाटा क्या होता है और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, को आपको इसका क्या निकालना था, मीन निकालना था। तो आपने क्या किया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। तो कीजिए आप ऐड। सो 0 + 5 + 10 + 20 + 10 + 16 + 7 + 8 + 9 + 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10, टोटल 10 है। ठीक है। सो नेक्स्ट 5 + 10 15, 15 और 20 35, 45, 45 और 15 61, मतलब 60 और फिर 1 ऐड कर दिया, 61, 68, 68 और 76, 76 और 85, 85 और 30, 115। तो आपने बोला सर 115 अपॉन 10, नीचे एक 0 है, एक डिजिट छोड़ दो, क्या लगा दो, 11.5। मीन्स इसका जो है वो मीन आ गया, और वो मीन आया क्या, 11.5। क्या आया, 11.5। कोई दिक्कत आपको नहीं है? तो यही आपका क्या था, मीन था। अब आपने बोला सर अनग्रुप्ड डाटा क्यों लिखा आपने, कि सर अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या मीन ऐसे निकालेंगे। हाँ, अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन ऐसे निकालेंगे। आपने बोला सर अनग्रुप्ड डाटा होता क्या है, तो आपको बता देते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, इवन अपन जो है वो 10 वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन मान लो अपनी क्लास में 1 से लेके 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। आपने बोला सर 100 स्टूडेंट्स हैं, और आपने उनका क्या लिया, टेस्ट लिया 20 मार्क्स का। तो अगर मैं सभी 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखूंगा, किसी के 0 5 20 18 16 17 5 7 4, ऐसे अगर मैं सभी 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखूंगा तो इवन मेरा एक पेज तो ऐसे वेस्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर लिख दिया 100 स्टूडेंट्स की, 100 स्टूडेंट्स के क्या लिखे, मार्क्स। क्या सर यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं? आप इसी डाटा को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो आपने बोला सर कैसे, मैंने बोला सर यहां पर देखो स्टूडेंट लिख रहा हूं, ठीक है, स्टूडेंट्स मार्क्स, स्टूडेंट्स मार्क्स, और यहां पर लिख रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। तो आपने बोला सर 0 कितने बच्चों के आया, 100 स्टूडेंट्स में से 0 मान लो आ गया 10 बच्चों के, ठीक है। आपने बोला सर 1 मार्क्स कितने बच्चों के आया, तो आपने बोला सर 5 मार्क्स। तो आपने बोला सर 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए, मैंने बोल दिया 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो ऐसे ही मैंने बोला 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, आपने बोला सर 5। तो इन सबको आपने ऐड किया तो क्या आ गया, 100। तो ये जो डाटा था ये पहले अनग्रुप्ड था, अब इसको इस डाटा में अरेंज कर दिया। इट मींस ये अगर अनग्रुप्ड है तो ये कैसा हो गया, ग्रुप्ड। कैसा हो गया, ग्रुप्ड। लेकिन अगर इसी डाटा को अपन ऐसे अरेंज कर देते कि 0 से लेके 10 के बीच में कितने स्टूडेंट है, तो आपने बोला सर 0 से लेके 10 के बीच में जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं। 10 से लेके 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपने बोला सर 10 स्टूडेंट्स हैं। सर सॉरी, ये क्या थोड़ा सा 1 मिनट, कि
सर 0 से लेकर 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30। सर 5 से लेकर 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। सर 10 से लेकर 15 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। सर 15 से लेकर 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 25। ऐड कीजिए 25 और 5 30, 30 और 40 70 और 30 100। तो देखो सबसे पहले ये अनग्रुप्ड डाटा था और इस डाटा को ऐसे अरेंज किया तो इसे बोल दिया ग्रुप्ड। क्या बोल दिया? ग्रुप्ड। लेकिन इसे क्या बोल दिया? अनग्रुप्ड। लेकिन इस डाटा को जब ऐसे अरेंज किया तो ये तो कैसा हो गया? ग्रुप्ड। और ये कैसा हो गया? अनग्रुप्ड। कैसा हो गया? अनग्रुप्ड। तो मीन से किसी भी डाटा को जितने भी आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाओगे वो तो क्या हो जाएगा? जिसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लेके गए वो तो हो जाएगा ग्रुप्ड, और जैसा आपको मिला था वो क्या हो जाएगा? अनग्रुप्ड। तो ये इसका मतलब ये डाटा कैसा? अनग्रुप्ड और ये ग्रुप्ड। जब इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये अनग्रुप्ड और ये ग्रुप्ड, और इसको जब ऐसे अरेंज किया तो ये तो क्या हो गया? ग्रुप्ड। और ये कैसा हो गया? अनग्रुप्ड। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से देखो 100 बच्चों को इतनी लाइन में आपने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। मींस ये डाटा कैसा है? ग्रुप्ड डाटा है। और इसमें भी आपको टाइम लग रहा था कि 0 से लेकर 20 तक आपको मार्क्स लिखने पड़ते हैं। इट मींस आपको 20 लाइंस जो है वो वेस्ट करनी पड़ती। अभी आपकी जो 20 लाइंस का काम है वो कितनी लाइंस में हो गया? 4 लाइंस में हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तब तो ये ग्रुप्ड और ये अनग्रुप्ड। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये अनग्रुप्ड और ये ग्रुप्ड। समझ में आ रहा है? बोले सर इन दोनों से इनको ले लिया जाए तो, अगर इनको ले लोगे तो इसका मतलब ये तो ग्रुप्ड और ये अनग्रुप्ड। समझ में आ रहा है कुछ? तो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का खेल इतना सा ही है कि आपके पास जो डाटा है उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दो, तो जो सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया है वो तो हो गया ग्रुप्ड, और जैसा आपको डाटा मिला था वो कैसा होगा? अनग्रुप्ड। ठीक है, तो आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ग्रुप्ड डाटा के हैं। किसके? ग्रुप्ड डाटा के। लेकिन कभी कभार जो क्वेश्चन है वो अनग्रुप्ड डाटा से भी आ जाता है। किससे आ जाता है? अनग्रुप्ड डाटा से। समझ में आ रहा है? पक्का? तो आइए देखते हैं। तो आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का खेल समझ में आया होगा। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। आपने सबसे पहले देखा कि सर फॉर द अनग्रुप्ड डाटा, तो आपने बोला सर फॉर द मीन, क्या? मीन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा, मीन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा। कि सर अनग्रुप्ड का मतलब समझ गए? मीन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा। तो आपने बोला सर अनग्रुप्ड डाटा का मतलब तो समझ गए। तो आपने पहला तरीका देखा कि आपके पास बहुत सारे नंबर लिखे होंगे, बहुत सारे क्या लिखे होंगे? नंबर। उनको ऐड कर दो और टोटल नंबर जो है उनसे क्या कर दो कि आपके पास टोटल नंबर क्या है उनसे डिवाइड कर दो, वो मीन आ गया। तो आपने बोला सर मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने बोला सर आपने 3 तरीके बताए। हाँ, कौन कौन से? सर अभी तो आपने इसी का मीन निकालना सिखाया है हमें। सर आपने अभी इसी का मीन निकालना सिखाया है कि इन सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ता है और फिर 100 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका मीन कैसे निकालोगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका मीन कैसे निकालोगे कि 0 मार्क्स 10 बच्चों के आए, ऐसा कुछ आ जाए तो देखो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब डाटा आपके पास जो है वो आया है कैसे? तो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिख दिया होगा। जैसे आपके पास यहां डाटा है, क्लास मार्क लिख दिया है, यहां पर क्लास मार्क ऐसे लिखा हुआ आएगा। ये आ भी गया है क्वेश्चन, ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। अदरवाइज मैं भी आपकी तरह डायरेक्ट एक्सरसाइज 11.1 पे ही आता, सॉरी 13.1 पे। तो यहां पर क्लास मार्क लिखा हुआ आएगा और यहां पर लिखा आएगी फ्रीक्वेंसी। अगर आपको डाउट हो, वैसे तो अगर एक बार मैंने बोल दिया तो डाउट का नाम भी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर है तो एक बार लास्ट ईयर के पेपर देख लेना, ठीक है, आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको लिखा हुआ क्लास मार्क, यहाँ लिखा हुआ जैसे मान लो 0 और यहाँ लिखा आएगा 2, यहाँ लिखा हो गया 4, यहाँ लिखा हो गया 5, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आ गया आपके पास 5 और यहाँ लिखा हुआ आ गया 2, यहाँ लिखा हुआ आ गया 6, यहाँ लिखा हुआ गया 3, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आ गया 7 और यहाँ लिखा हो गया 2। यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ गया, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं या फिर है ना, यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ गया 8 और यहाँ आपके पास लिखा हुआ गया 4, यहाँ आपके पास लिखा हुआ गया 10, यहाँ आपके पास लिखा हो गया 2। और अब बोलेगा कि इसका क्या निकालो मीन। इतना ही आपके पास ये टेबल गिवन होगी,
ये टेबल आपके पास वहां पर गिवन होगी कि इसका क्या निकालो, मीन निकालो, इसका क्या निकालो, इसका मीन। अब आपने बोला सर आपने तो हमें ऐसे सिखाया था कि जो डाटा है उसको ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दो, डिवाइड। लेकिन सर यहां तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यहां तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर, डाटा है कहां, ऐड किसको करें, डिवाइड किससे करें। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, आपको बोलना है कि जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क जो है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स आई से। किससे, एक्स आई से। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो फ्रीक्वेंसी है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, एफ, तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से। सर आई क्यों लगाया, आई इसलिए लगाया कि आई फॉर इनिशियल, आई फॉर इनिशियल की स्टार्ट है, मतलब ऐसे बोल दिया इन जनरल, इन होल बोल दिया आपको कि ये जो है आई फॉर इनिशियल। अब जैसे आपने बोला सर ये क्लास मार्क की टेबल है और क्लास मार्क को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आई से, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट किया, एफ आई से। तो आपने बोला सर ये कौन सा क्लास मार्क है, पहला। तो पहले देखो क्लास मार्क को एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पहला क्लास मार्क है, इसका मतलब x1। कौन सा क्लास मार्क है, सेकंड, इसका मतलब x2। कौन सा क्लास मार्क है, थर्ड, इसका मतलब x3। कौन सा क्लास मार्क है, फोर्थ, इसका मतलब x4। कौन सा क्लास मार्क है, x5। फिफ्थ क्लास मार्क है इसलिए x5, ये सिक्स क्लास मार्क है इसलिए x6 और ये सेवंथ क्लास मार्क है इसका मतलब x7। कैसे, ऐसे फ्रीक्वेंसी का भी होगा, ऐसी फ्रीक्वेंसी का भी होगा। कैसे सर, ये पहली फ्रीक्वेंसी इसका मतलब f1, हाँ, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी इसका मतलब f2, ये थर्ड फ्रीक्वेंसी इसका मतलब f3, ये फोर्थ फ्रीक्वेंसी इसका मतलब f4, ये फिफ्थ फ्रीक्वेंसी इसका मतलब f5, ये सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी इसका मतलब f6 और ये सेवंथ फ्रीक्वेंसी इसका मतलब f7। समझ में आ रहा है कुछ? आपको फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं कि एक्चुअल में फॉर्मूला आया कहां से, इसका आंसर कैसे निकालोगे। तो आपने बोला सर ठीक है, लेकिन सर ये इतना सब क्यों किया, क्यों आपने, सर हमें तो क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। हाँ, आपको मीन निकालना है, लेकिन आपके पास तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है टोटल। आपने बोला सर टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सर क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, इस क्लास मार्क को, पहले क्लास मार्क को पहली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड क्लास मार्क को सेकेंड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड क्लास मार्क को थर्ड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ क्लास मार्क को फोर्थ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिफ्थ क्लास मार्क को फिफ्थ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, सिक्स्थ क्लास मार्क को सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, सेवंथ क्लास मार्क को सेवंथ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब समझ में आया क्यों, ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि यहां पर जीरो जो है ना वो कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब अ नंबर हाउ मच टाइम्स ऑक्यूज, की एक नंबर कितनी बार आ रहा है। तो जीरो वो कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। देखो अगर मैं इसी डाटा को अनग्रुप्ड डाटा में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा, जीरो कितनी बार है, 2 टाइम्स, 0 0। 4 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5, है ना। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 5, है ना। 6 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 1 2 3। 7 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर कितनी बार ऑक्यूर हो रहा है, कितनी बार आ रहा है। तो 7 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। इसके बाद 8 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, सो 8 8 8 8। 10 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। काउंट करो आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हाँ करो। सो आपने बोला सर मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सभी का क्या कर दो, सम कर दो, करो। 0 + 0 0, 4 + 4 8, 12 है, 16 20, तो इन सबको ऐड किया 20, 25 30 36 42 48 48 55, सॉरी 48 55, है ना, और 55 और 7 62 70 78 78 और 8 86 86 और 8 92 92 और 10 92 और 10 102 102 और 10 112 है। तो इन सबको ऐड करने के बाद क्या आ गया, 112 अपॉन टोटल डाटा कितने हैं, 20, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20। तो आपने बोला सर कीजिए डिवाइड, तो देखो 2 1 जा 2 और 0, तो इसको 2 से करो, 2 5 जा 10 और आगे क्या बच गया 12 है, तो 2 6 जा 12 है। नीचे कितना 0 है, एक 0, तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दीजिए पॉइंट, तो 5.6।
इसका क्या आ गया, मीन। क्या सर हर बार ऐसे ही करेंगे, इनको सबको इतनी बार लिखना पड़ेगा क्या सर? नहीं लिखना पड़ेगा। कैसे? आप चाहते तो इसी डाटा को थोड़ा और सोच सकते थे इसके बारे में कि सर एक्चुअल में आपने किया कुछ नहीं है सर, एक्चुअल में आपने किया कुछ नहीं है। तो मैंने किया क्या है? तो आपने बोला सर आपने तो कुछ नहीं किया सर, है ना, लेकिन सर आपने कुछ नहीं किया है, आपने क्या किया सर? आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैंने बोला कैसा दिमाग? तो आपके दिमाग में एक बात आई, और वो बात थी क्या? वो बात ये थी, वो बात क्या थी? वो बात एक्चुअल में ये थी कि सर आपने जो है वो किया कुछ नहीं है, आपने जो है वो किया कुछ नहीं है। आपने सर इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअल में। आप चाहते तो सर इसको थोड़ा सा ही शॉर्ट फॉर्म में निपटा सकते थे। मैंने आपसे पूछा कैसे? तो आपने बोला सर एक्चुअल में आपने किया क्या है? देखो जीरो कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। सर इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 2 0 प्लस सर 4 5 जा 20। एक्चुअल में देखो जीरो को 2 टाइम्स ऐड किया, जीरो ही आया। 4 जो है वो कितने टाइम्स आ रहे हैं? 5 टाइम्स आ रहे हैं, इनको ऐड करो। 4 8 12 16 20, एक्चुअल में 20 आ रहा है, ऐड कर दिया। सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी वही नंबर आ रहा है, इनको अगर ओपन करके ऐड कर रहे हैं तब भी वही नंबर आ रहा है। डायरेक्ट बोल दो 5 2 जा 10, तो देखो 5 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, और इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10। तो 5 2 जा 10 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 8 4 जा 32 प्लस और 10 2 जा 20। सर टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? आपने नीचे क्या लिखा? टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। कि सर जीरो कितनी बार आया? 2 बार, तो इसका मतलब 2। 4 कितनी बार आया? 5, है ना। और ये कितनी बार आया? 2 टाइम्स। ये कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। ये कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। ये कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। सर कितना? देखो 1 और 1 2, तो ऊपर लिख दिया 2। ये कितनी बार आ रहा है? 5, ऊपर लिख दिया 5। तो 2 और 5 7, 7 और 2 9 12 14 18 20। इसका मतलब सर नीचे क्या है? फ्रीक्वेंसीज का सम है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो आपने बोला सर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एक्चुअल में है क्या? 20 है। क्या एक्चुअल में 20? इन सबको ऐड करो, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस देखो 18 और 14, 18 और 14 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 32 प्लस 20 52। तो आपने बोला सर आएगा क्या? नीचे 20। सो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था क्या यहाँ? कहीं देखो कुछ मिस्टेक हो गया होगा। तो आपने बोला सर 20 प्लस 10 30 और 18 प्लस 14 32 और ये क्या आ गया? 52। सही है। तो आपने बोला सर इनको ऐड करो, 62 62 प्लस 52 और नीचे 20, तो 2 2 4 और 6 5 11, तो 114 अपॉन 20। तो ये थोड़ा यहां पर मिस्टेक हो गया होगा अपने से कि ये 114 आएगा और नीचे क्या आएगा? 20। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, यहां देख लेना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 7। इसका मतलब 5.7 आपके पास क्या आएगी? आपकी मीन आएगी। ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। तो आपने बोला सर अब इसको डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में क्या आएगा? 5.7। तो आंसर दोनों से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन यहां जब भी आपके पास ऐसा डाटा आपको देखने को मिल जाए तो उसका मीन कैसे निकालोगे? तो आपने बोला सर एक बात पता लग गई, एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं है। देखो 20 और 10 30 और 18 48, 48 और 14 48 और 14 48 58 और 4 62 62 और 32 4 9 और 20, है ना। एक्चुअल में यही था 114 ही, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे ना, इसको करेक्ट कर लेना। दिमाग में मत बैठाना कि सर को तो एडिशन ही नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है, पता नहीं लगता जल्दी जल्दी में। तो आपने बोला सर इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आया, उसका मीन कैसे निकालना है? तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपके पास नंबर आया था एक्चुअल में ये कैसे आया था? आपने बोला सर मैं बता दूं कैसे आया था? मैंने बोला बता दो। तो आपने बोला सर ये नंबर आपने निकाला जो है वो इसलिए कैसे निकाला है? आपने निकाला है सर कैसे? आपने निकाला है सर कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है या पहला जो क्लास मार्क है उसको पहली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 2 0। इसका मतलब आपने पहली फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई किया? पहले क्लास मार्क से। फिर प्लस दूसरी फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई किया? दूसरे क्लास मार्क से।
F2, इसका मतलब सेकंड फ्रीक्वेंसी और सेकंड क्लास मार्क को, इन दोनों के बीच में किसी का साइन नहीं है, इन दोनों के बीच में किसी का साइन ये मींस मल्टीप्लाई में है, ये दोनों भी किसमें मल्टीप्लाई में, प्लस फिर आपने क्या किया सर थर्ड फ्रीक्वेंसी को थर्ड क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब F3 X3, फिर आपने फोर्थ फ्रीक्वेंसी को फोर्थ क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर दिया, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी को फिफ्थ क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स्थ क्लास मार्क से, उसके बाद आपने सेवंथ फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेवंथ क्लास मार्क से, और नीचे क्या लिखा था आपने, नीचे क्या लिखा था, इन टोटल ऑब्जर्वेशन का सम की, टोटल ऑब्जर्वेशन सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितने ऑब्जर्वेशन है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज की F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7, आपने नीचे सभी फ्रीक्वेंसीज का क्या लिखा था, सम लिखा था, और ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। बोले सर फॉर्मूला कैसे, तो आपकी बुक में जो पहला फॉर्मूला है या पहला जो है, आप बोल सकते हो कि सर अब बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला लिखेंगे तो सर दिक्कत होगी, तो आपने क्या किया सर Fi लगाया और Xi लगाया, इनिशियल मतलब कि स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, क्लास मार्क जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक आ रहा है 7 तक, सो 1 से 7, फ्रीक्वेंसीज भी कहां से स्टार्ट हो रही हैं 1 से 7 तक, सॉरी 1 से 7 तक। आपने बोला सर समेशन, इसे बोलता है समेशन, मींस सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, समेशन का मतलब ऐड करना है, आई और स्टार्ट कहां से हुआ 1 से और गया कहां तक 7 तक, नीचे फ्रीक्वेंसीज कितनी है आपके पास 7, तो आपने बोला सर समेशन Fi, लेकिन ये आई की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है, आई की वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो रही है 1 से और कहां तक जा रही है 7 तक जा रही है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि समेशन Fi Xi I इक्वल्स टू 1 to 7 अपॉन समेशन I इक्वल्स टू 1 to 7 Fi, कि आपके पास ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया कि सर अगर 20 वैल्यूज होती तो 20 वैल्यूज होती तो पहले F1 X1 F2 X2 F3 X3 और लास्ट में F20 X20। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बोला जाए, एक्चुअल में आपको क्या बोला जाए, आपको बोला जाए कि अब आप जो है इसका क्या निकालो, मीन निकालो, क्या निकालो इसका मीन, तो निकाल के दिखाना एक बार मेरे को कि आपके पास जो है वो क्लास मार्क दे रखा है, क्लास मार्क इधर है और फ्रीक्वेंसी उधर है, तो ये आपके पास क्लास मार्क है 0 1 है ना, 5 2 6 3 10 1 15 2 और 23, इसके क्या निकाल के बताओ मेरे को, मीन निकाल के बताओ। तो देखो एक्चुअल में आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, ये क्लास मार्क है, क्लास मार्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं Xi से, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं Fi से, तो आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सर एक्चुअल में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना, पहले क्लास मार्क को किससे मल्टीप्लाई करो, पहली फ्रीक्वेंसी से, तो F1 X1, फिर प्लस दूसरे क्लास मार्क को किससे मल्टीप्लाई करो, दूसरी फ्रीक्वेंसी से, सो F2 X2, ऐसे ही प्लस F3 X3 प्लस F4 X4 प्लस F5 X5, F5 X5 कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब प्लस F6 X6, तो आपने बोला सर प्लस F6 X6, और नीचे क्या लिखते हो आप, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो नीचे आप जो लिखते हो वो लिखते हो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। अब आपने बोला सर इतना करना पड़ेगा, इतने से अगर आप बचना चाहते हो तो आप इन सब को अवॉइड करके क्या लिख सकते थे, समेशन, है ना, समेशन स्टार्ट कहां से हुई वैल्यू 1 से, तो I इक्वल्स टू 1, गई कहां तक 6 तक, तो ऊपर क्या लगा दो 6, और साथ में कौन कौन आ रहा है F और X, तो यहां लगा दो F I X I, नीचे क्या आ रहा है ओनली F आ रहा है, क्या आ रहा है ओनली F, तो समेशन वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई 1 से, गई कहां तक 6 तक, सो I इक्वल्स टू 1 to 6, और नीचे क्या आ रहा है ओनली F, और F के साथ में I। आप चाहते तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते थे, और यही आपका पहला फॉर्मूला है जो आपकी बुक के फर्स्ट पेज मींस स्टैटिक्स के फर्स्ट पेज में गिवन है, कि एक्चुअल में इसी से बना है। आप चाहते कि 1, अब इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो कैसे करोगे कि F1 है X1, फिर प्लस
सॉरी, इसको एक्सपेंड करोगे तो फिर f1 x1 प्लस समेशन का मतलब ये है कि आप अगर एक वैल्यू ले ली तो उनको लिखो फिर उसको ऐड करो, तो f1 x1 समेशन का मतलब फिर प्लस f2 x2 प्लस कहां तक 6 पे जाके रुकना है, f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस f5 x5 प्लस f6 x6, ये इतना हो गया, 6 पे रुक जाना है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे कहां से 1 से लेके 6 तक, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6, और ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। किसका, ग्रुप्ड डाटा का। पहले वो डाटा कैसा था और उस डाटा को ऐसे अरेंज कर दिया। अब इसका मीन बताओ आप, बोलो। तो आपने बोला सर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 1 प्लस 5 टू जा 10 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 10 1 जा 10 प्लस 15 टू जा 30 प्लस और 23 जा 60 अपॉन। सर टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने, टोटल ऑब्जर्वेशन पता लगाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज का क्या करना पड़ेगा, सम। सो 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, ये आ गया। ऐड करो, 10 और 1 11, ठीक है। सॉरी 0 इंटू 1 0, सॉरी 0 इंटू 1 0, 5 टू जा 10, 6 3 जा 18, 10 1 जा 10, 15 टू जा 30 और 23 जा 60, ओके सॉरी। तो 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 18 28, 28 प्लस 10 38, 38 और 30 68, 68 और 60 128 अपॉन 12 है। तो आपके पास क्या आएगा एक्चुअल में, 12 है 10 जा 120, तो 10 पॉइंट, फिर बच गया आपके पास 8, 8 डिवाइड होता नहीं एक्चुअल में, तो उसके आगे लगा लो 0, तो 12 है 6, 10.6, ऐसे कुछ आपके पास क्या आ गया, मीन आ गया। ये आपका मीन था। बोला सर अगर आपने फिर बताया था एक तरीका और बोला था सर, मैंने बोला क्या, तो आपने बोला सर अगर ऐसा आए तो आपने बोला सर आप क्या करो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके लिए आपको बताया कि सर आपको ऐसे करना है कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, और ये जो आई है वो 1 से स्टार्ट होकर एन, एन का मतलब आपके पास जो आ रहा है वो रख देना, i इक्वल्स टू 1 टू n। लेकिन सर अगर ऐसे इंटरवल्स में आ जाए तब क्या करेंगे, हाँ अब बातें इसी बात पर कि अगर आपके पास जो डाटा है वो किस में है, इंटरवल्स में, और अगर इंटरवल्स में इट मींस वो कैसा डाटा है, ग्रुप्ड डाटा। कैसा डाटा है, ग्रुप्ड डाटा। तो आपने बोला सर मीन, सेकेंड पार्ट, मीन फॉर द ग्रुप्ड डाटा, मीन फॉर द ग्रुप्ड डाटा कि जो मीन है वो किसके लिए निकालेंगे, मीन फॉर द ग्रुप्ड डाटा कि जो ग्रुप्ड डाटा है उसके लिए क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। और यहां पर ग्रुप्ड डाटा का मीन्स क्या है, इंटरवल्स से है। किससे है, इंटरवल्स से। और जो इंटरवल्स हैं वो ऑलरेडी अरेंज्ड है आपकी बुक में। तो ग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या आ जाए, इंटरवल्स। सर इंटरवल्स क्या होते हैं, अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, है ना, 15 to 20, 20 to 25, ऐसे कभी भी अगर आपके पास लिखा हुआ जाए तो इन्हें बोलते हैं इंटरवल्स। क्या बोलते हैं इन्हें, इंटरवल्स। और इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो बोला सर निकालोगे कैसे, हाँ आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि निकालेंगे कैसे। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने के लिए आपके पास कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। सर एक्चुअल में ये है क्या, बात करेंगे। सेकंड, सर सेकंड मेथड, हाँ सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। सर ये क्या है, इसके बारे में बात आपको बताएंगे, बातें करेंगे आपसे। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। सर एक्चुअल में ये है क्या, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने तो एक साथ तीनों बता दिए सर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आई एम हियर फॉर यू, टेंशन लेने की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। तो बात करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट, एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके बाद अपन चलेंगे कि करना कैसे आपको, है ना, क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो पहले एक बार अपन फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं।
तो देखो पहला मेथड कौन सा आपने बोला, आपने बोला मीन निकालने का जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है सर, सेकंड जो मेथड है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है, थर्ड मेथड आपने बोला सर स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले वाले मेथड की विच इज डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट सर ये तीनों ही मीन निकालने के फॉर्मूले हैं क्या सर, तीनों से अगर मीन निकालेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा क्या, नहीं तीनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मान लो कि मैं यहां पर आपके पास खड़ा हूं और मुझे इस डेस्टिनेशन में जाना है, तो इस डेस्टिनेशन पे जाने के हजारों तरीके हो सकते हैं कि सर आप इधर से ऐसे चले जाओ, सर आप नीचे से आ जाओ और सर आप बीच में से ऐसे आ जाओ, लेकिन जा तो कहां रहे, एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन पे ही जा रहे हैं ना। तो चाहे आप मीन इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, तीनों का आंसर जो हो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो सर अगर तीनों से आंसर सेम रहेगा तो सर तीनों फॉर्मूले बताने की क्या जरूरत थी, वो एक से भी निकाल सकते थे। हाँ आपको जो है जो इजीएस्ट लगे, बता देता हूं कि रीजन क्या है इन तीनों को देने का, कि आपको लगेगा ये वाला इजी है ना, इजी लगेगा आपको, बहुत इजी लगेगा, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है वो टफ होगी थोड़ी सी। जब आप इसमें आओगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, और जब आप इस मेथड में आओगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है, जो प्लस माइनस आपको करना पड़ता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। मींस इसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी और इसमें सबसे कम कैलकुलेशन होगी। मींस थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम कैलकुलेशन होगी। देखते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे एग्जाम में कर सकते हो। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब चाहे आप इससे करो, चाहे आप इससे करो, चाहे आप इससे करो, इट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस मायने रखती है ना, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने लिख दिया कि बाय द एज्यूम्ड मीन मेथड, तब तो इसी से करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अगर आपको आ ही नहीं रहा है कि सर एज्यूम्ड मीन मेथड मुझे नहीं आ रहा, तो आप क्या करना, डायरेक्ट मेथड से निकाल के आ जाना, क्योंकि आंसर तो सेम है। तो नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कर देना, नंबर मिलेंगे, है ना। चलो देखो, तो इनके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। सर मीन, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। ये इसे विनकुलम भी बोलते हैं इसको, है ना, इसे बार भी बोलते हैं, विनकुलम भी बोलते हैं। सो मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार या एक्स विनकुलम, तो मैंने लिख दिया एक्स बार। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। बोला सर अभी बताया था ये तो, हाँ ये आपको अभी निकालना सिखाया था। सर आपने तो यहां i इक्वल्स टू 1 to n ऐसा कुछ भी लगाया था, विच इज नॉट मैंडेटरी। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिखना, चाहो तो मत लिखना, डजंट मैटर, है ना, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सर आपने यहां लिखा f, तो f का मतलब क्या होता है सर, एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सर आपने लिखा xi क्या होता है सर, xi होता है क्लास मार्क। सर क्लास मार्क क्या होता है ये भी बता दो। हाँ ये अपन एक क्वेश्चन में देखेंगे कि एक्चुअल में क्लास मार्क होता क्या। ये किसका फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट मेथड का। अब आ जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड पर। सर एक्स बार, ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, मीन, और मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। ये इसका क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। सर ए क्या है सर, यहां पर यहां जो ए है वो है एज्यूम्ड मीन, क्या है, एज्यूम्ड मीन। सर ये क्या है, क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे, एक बार मैं आपको इन जनरल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी, आपको बताया था अभी। सर डी आई क्या है, डी आई मीन्स है डेविएशन, क्या है, डेविएशन, डी आई मीन्स है डेविएशन। सर डेविएशन का मतलब, सर डेविएशन का मतलब है कि डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला है। और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप क्लास मार्क में से किसको माइनस कर दोगे, एज्यूम्ड मीन को, तो आपके पास क्या आएगा, डी फॉर डेविएशन आ जाएगा। और आगे आपको पता ही है, ए फॉर एज्यूम्ड मीन हो गया, एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गई, डी फॉर डेविएशन हो गया, और डी आई निकालने का जो फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, एक्स आई माइनस ए है, ठीक है। ए फॉर एज्यूम्ड मीन और एक्स आई मीन्स क्लास मार्क। सर स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन
क्या निकालने का फॉर्मूला है? स्टेप डेविएशन जो है वो मीन निकालने का फॉर्मूला है। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, बोले सर सब में कुछ ना कुछ अलग टर्म्स आ रही है। हाँ सर देखो, ए फॉर अभी आपको बताया था एज्यूम्ड मीन। क्या होता है एक्चुअल में? एज्यूम्ड मीन। ठीक है सर, यू आई क्या है? यू आई जो है वो एक वेरिएबल एक्चुअल में, जिसकी वैल्यू होती है कि स्टेप डेविएशन वेरिएबल मान सकते हो कि ये एक वेरिएबल है, इसका कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक, ये क्या एक वेरिएबल है। तो सर यू आई है तो एक्चुअल में निकालेंगे कैसे इसको? तो यू आई निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सर एच क्या है? हाँ तो एच जो है वो है क्लास साइज। क्लास साइज, या फिर कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। आप चाहो तो इसे क्या बोल सकते हो? हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। बोला सर बताओ ये क्या होती है? क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है सर, एक्स आई माइनस तो अभी आपने सीखा है क्या होता है? एक्स आई माइनस ए तो क्या होता है? डी आई। क्या होता है? डी आई। तो सर क्या मैं यू आई को ऐसे भी लिख सकता हूं? यू आई इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिख दिया? डी आई, और नीचे क्या लिख दिया? एच। हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है 2020 या 23 या 22 में कि जो यूआई है वो यूआई का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि यूआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। कोई दिक्कत है? नहीं है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन से आ जाएगा, देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट कहां से हो रही है? ज्यादा दूर चले गए अपन, एक्सरसाइज ही नहीं आ रही, क्या चक्कर है? ओके आ गई एक्सरसाइज। तो आपने बोला सर इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके बता दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, सही बात है, अच्छी बात बोली आपने कि करवा के बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अपन तीनों मेथड से देखते हैं। आपको मैं बता रहा हूं लगेगा इजी डायरेक्ट वाला, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेशन धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन टफ होती जाएगी। तो देखते हैं। तो आपने बोला सर इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा और आपके लिए इस साइज इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उन्होंने क्या किया? एक सर्वे कंडक्ट किया एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, कि उनको एक एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करना था और उसका उन्होंने क्या किया? सर्वे किया। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज, कि 20 घर हैं और उनमें कितने पेड़ पौधे हैं, उनका उन्होंने एक सर्वे किया। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो आपको अब जैसे देखो कितने घर है, 0 या 2 प्लांट्स कितने घरों में, नंबर ऑफ हाउसेस। एक घर ऐसा है जिसमें या तो 0 प्लांट है या फिर 1 प्लांट है। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे आपके पास देखो नंबर ऑफ हाउसेस, 3 हाउस ऐसे हैं, 20 में से 3 हाउस ऐसे हैं जिनमें या तो 12 प्लांट्स हैं या फिर कितने प्लांट्स हैं? 13 प्लांट्स हैं। अब मैंने आपको बोला था कि एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, किसी को 20 मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को 0 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मैं 20 वाले को देख के ये नहीं बोल सकता कि क्लास एक्सीलेंट है, 0 वाले को देख के ये नहीं बोल सकता कि क्लास बिलो एवरेज है। मुझे एक मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी विच रिप्रेजेंट्स ऑल, जो सबको रिप्रेजेंट करे। सेम कि अब मैं 3 घर ऐसे हैं जिनमें 12 या 13, 12 या 13 प्लांट्स है, तो मैं इनको ये देख के नहीं बोल सकता कि भाई अपने इंडिया में है ना हर घर में 12-13 प्लांट्स होते हैं। नहीं, मैं इसको एक घर को देख के ये नहीं बोलूंगा कि 0 या 1 प्लांट है, मैं एक एवरेज वैल्यू निकालूंगा कि घरों में एक्सपेक्टेड जो एवरेज है, इन 20 हाउसेज में एवरेज इतने पेड़ हैं, एवरेज। ठीक है, मीन एवरेज। तो देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो देखते हैं। मैं इन्हीं को कुछ ऐसे टाइप में अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, और मैंने इनको इस टाइप में अरेंज किया है। अब आप देखो ये टेबल
ये जो टेबल है अभी आपके पास जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल है, मैं इस टेबल को वर्टिकल कनेक्ट बना रहा हूं। आपके पास वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो इट मीन 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस मुझे बनानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो आपके पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, आपने देखा कि सर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इन्हें बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये क्या है, क्लास इंटरवल्स है, ठीक है। फिर आपके पास जो लिखा हुआ नंबर ऑफ हाउसेज कि कितने घर हैं, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ सर क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स कहां से स्टार्ट हुआ है? 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये इनके क्या हो गए, क्लास इंटरवल्स हो गए। हाँ ठीक है, आपको समझ में आया इतना कि सर ये एक्चुअल में क्या हो गए, ये इनके क्लास इंटरवल्स हो गए कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। सर ये जो पहले 0 आ रहा है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे? लोअर लिमिट। सर जो बाद में आ रहा है इसे बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बोलेंगे इसे? अपर लिमिट। तो सर क्या ये पहले आ रहा है, इसका मतलब ये भी लोअर लिमिट है? हाँ, ये क्या है? लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट LI, अपर लिमिट UI, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि जो क्लास इंटरवल्स हैं, है ना, इनकी जो पहली आपके पास जो वैल्यू है उसे बोलेंगे लोअर लिमिट और सेकंड को बोलेंगे अपर लिमिट। तो सर 0 से 2 के बीच में इनमें लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास जो क्लास इंटरवल है उसमें कभी भी अपन अपर लिमिट को इन्वॉल्व नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 0 से 2 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 1.9999 तक इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा। यहां 2 से लेकर 4 तक, तो यहां पर 4 इंक्लूड नहीं होगा। यहां पर कौन इंक्लूड होगा? 2 यहां पर इंक्लूड होगा। तो ये 2 के बाद 3 के बाद आप चाहो तो 3.999 तक ले सकते हो, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा। 4 कहां? यहां इंक्लूड होगा। 4 से लेके 6, ये 6 इसमें इंक्लूड नहीं होता। 6 आएगा नीचे वाले में, 6 to 8, 8 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा, 8 to 10। तो आपके पास जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनमें अपर लिमिट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। किसको लेते हैं अपन? लोअर लिमिट को लेते हैं और अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। अपर लिमिट जो है उसको नहीं लेना है। मींस 0 से लेके आप 1.999 तक ले सकते हो, लेकिन 2 को नहीं लोगे। तो लोअर लिमिट को हमेशा कंसिडर करना है, अपर लिमिट को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। आइए, आपने बोला सर लोअर लिमिट का पता लग गया कि क्लास इंटरवल्स जो होते हैं उनकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो तो लोअर लिमिट है, और ठीक है, नहीं हो रहा, डिलीट, डिलीट, डिलीट। तो आपने बोला सर जो क्लास इंटरवल्स है इनकी पहली लिमिट लोअर लिमिट और दूसरी अपर लिमिट, और इनमें किसको कंसीडर करते हैं? लोअर लिमिट को, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते। अब आइए इनकी फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 2 1, और इसकी 5, इसकी 6, इसकी 2, इसकी 3, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसका मतलब मैं यहां नीचे लिख दूं समेशन FI। समेशन FI का मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। समेशन FI का मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो इन फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है? आप इनको ऐड कीजिए। आपने बोला सर 2 1 और 2 3 4 9 15 17 20, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या आ गया? 20। अब आप जो है इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन से मेथड से करने जा रहे हो? डायरेक्ट मेथड से। सो द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट मीन। डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट मीन। तो डायरेक्ट मेथड है कौन सा? आपने बोला सर समेशन x बार इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। सर ऐसा कुछ डायरेक्ट मेथड है, तो इसका मतलब इस डायरेक्ट मेथड में आपको क्या क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्लास मार्क चाहिए। अब आपने बोला सर क्लास मार्क क्या होता है? अब देखो कि आपके पास जो यहां पर XI है, XI को बोलते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालते कैसे हैं? क्लास मार्क निकालते हैं कि लोअर लिमिट LI प्लस अपर लिमिट
अपॉन 2 कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दो, 2 से। जैसे आपने बोला सर मुझे इस पहले वाले इंटरवल का क्लास मार्क यानी एक्स आई चाहिए। देखो आपके पास यहां पर लिखा हुआ है कि आपको क्या चाहिए, एक तो एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। इट मींस आपको एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई निकालना है, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले क्या होना चाहिए, एक्चुअल में आपके पास क्लास मार्क होना चाहिए। क्लास मार्क आएगा कैसे, आपने बोला सर ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो इन दोनों को क्या करो ऐड, तो 0 + 2 क्या आएगा 2, जो भी आए 0 + 2, 2 और 2 को किससे डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 को 2 से डिवाइड किया क्या आएगा 1। ये पहला क्लास मार्क हो गया। सर सेकंड क्लास मार्क, सेकंड का मतलब यहां पर 2 लगा दो x2। सेकंड क्लास मार्क कैसे आएगा कि लोअर लिमिट 2 प्लस अपर लिमिट 2 अपॉन 2 कि सेकंड की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर दो। सेकंड की लोअर लिमिट 2, सेकंड की अपर लिमिट 4, तो 2 + 4 6 और 6 को किससे डिवाइड करो 2 से, क्या आ गया 3। सर थर्ड क्लास मार्क कैसे आएगा, देखो फर्स्ट क्लास मार्क आ गया, सेकंड क्लास मार्क आ गया, थर्ड कैसे आएगा x3 यानी i की जगह क्या ले लिया 3। इट मींस लोअर लिमिट थर्ड प्लस अपर लिमिट थर्ड अपॉन 2। तो बोलो लोअर लिमिट थर्ड अपर लिमिट थर्ड, तो ये लोअर लिमिट थर्ड अपर लिमिट थर्ड, 4 + 6 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5। या फिर थर्ड आ गया, फोर्थ क्लास मार्क कैसे आएगा, तो फोर्थ लोअर लिमिट प्लस फोर्थ अपर लिमिट, फोर्थ लोअर लिमिट प्लस फोर्थ अपर लिमिट 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7। फिफ्थ क्लास मार्क कैसे आएगा, फिफ्थ लोअर लिमिट प्लस फिफ्थ अपर लिमिट 8 और 10 18, 18 को 2 से डिवाइड किया 9। अब आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सर ये जो क्लास इंटरवल है इनके बीच में कितने का गैप है, देखो 0 से 2 कितने का गैप है 2 का, 2 से 4 2, 4 to 2 6 2, 6 to 8 2, 8 to 10 2, 10 to 12 2, 12 to 14 2। इट मींस क्लास इंटरवल्स में कितने का गैप है 2 का। तो आप पहला क्लास इंटरवल निकाल लीजिए, सॉरी पहला क्लास मार्क निकाल लीजिए। पहला क्लास मार्क आपके पास क्या है 1, उसमें 2 ऐड कीजिए 3, क्यों, क्योंकि गैप कितने का था क्लास इंटरवल्स में 2 का। सेकंड इसमें भी 2 ऐड कीजिए 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 क्या गया आप फिर से बताइए कितने का गैप था, तो 2, तो 9 और 2 11, 11 में 2 ऐड कीजिए 13। अब आप चाहे देख सकते हैं कि ऐसे ही आपके पास आया है कि 10, इट मींस 6th क्लास मार्क, तो 6th लोअर लिमिट प्लस 6th अपर लिमिट 10 + 12 है 22, 22 को से डिवाइड किया 2 से 11, आया कि नहीं आया। 7th क्लास मार्क, 7th लोअर लिमिट प्लस 7th अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या आ गया 26, 26 को 2 से डिवाइड किया 13। आप चाहो तो पहला क्लास मार्क निकाल लो और उसके बाद जो आपके पास गैप है वो गैप ऐड करते हुए चलो। इन क्लास इंटरवल्स के बीच में 2 का गैप था, तो मैंने इसमें 2 ऐड किया, 3, 3 में 2 ऐड किया, 5, 5 में 2 ऐड किया, 7, 7 में 2 ऐड किया, 9, 9 में 2 ऐड किया, 11, 11 में 2 ऐड किया 13। आपने बोला सर मेरे पास एक्स आई आ गया है, लेकिन मुझे तो एक्स आई अकेला नहीं चाहिए, मुझे तो एफ आई और एक्स आई दोनों साथ चाहिए। तो इट मींस एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा कि वो किसका कॉलम होगा, वो जो कॉलम होगा वो होगा एफ आई और एक्स आई का। कैसे बोला सर एफ आई और एक्स आई का कॉलम होगा, तो आपने बोला सर एफ आई और एक्स आई यहां पर किस में है, मल्टीप्लाई में है। एफ आई और एक्स आई किस में है, आपने बोला सर यहां पर जो है वो एफ आई और एक्स आई किस में है, देखो कुछ भी इनके बीच में प्लस माइनस डिवाइड का साइन नहीं है, इट मींस एफ आई और एक्स आई किस में, मल्टीप्लाई में। तो आप इनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कीजिए आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई। अगर आप आई की वैल्यू 1 लेते हो, आई की वैल्यू क्या लेते हो 1, इसका मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कीजिए। ये रहा फ्रीक्वेंसी और ये रही आपकी क्लास मार्क, तो एक्स आई इनको क्या कीजिए मल्टीप्लाई। तो पहली फ्रीक्वेंसी को पहले क्लास मार्क से 1 1 जा 1, एफ आई एक्स आई, तो 1 into 1 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39। आया कि नहीं आया आपके पास। अब आपने बोला सर एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, इससे पहले क्या लगा हुआ है समेशन। इसका मतलब एफ आई एक्स आई की जितनी भी वैल्यूज हैं आपको उनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा कि एफ आई एक्स आई से पहले क्या लगा हुआ है समेशन, मींस क्या निकालो इसका सम निकालो। तो आपने बोला सर सम निकालो इसका, निकालो इसका सम, इसका सम निकालो। तो देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, ठीक है 20 और 5 25 और 31 32, तो कैरी
32 का आपके पास 2 यहां आ गया, कैरी लग गई 3, ठीक है। सो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 162, ये आ गया इनका सम। अब आप वो जो वैल्यूज है इस फॉर्मूले में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो आपने बोला सर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था x बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड का क्या था फॉर्मूला? तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 162 आ गई। तो आपने बोला सर x बार इक्वल्स टू 162 समेशन एफ आई, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या आ गया? 20 आ गया। तो इसको 20 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो देखो 2 10 जा 20 और इसको 8 और 2 8 जा 16 और 1, तो आपके पास नीचे 1 0, तो 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा दीजिए, पॉइंट। तो x बार इक्वल्स टू क्या आ गया? 8.1। तो ये इस टेबल का क्या आ गया एक्चुअल में? ये इसका मीन आ गया। क्या आ गया? इसका मीन। अब अपन देखते हैं इसका सेकेंड टाइप, विच इज एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए, सो ये आपने जो निकाला, ये कौन सा निकाला है? बाय द डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर क्या आया? इसका जो आंसर आया है डायरेक्ट मेथड से वो आया है 8.1। कंप्लीट पे कैसे जा रही है? अब अपन देखते हैं कौन सा मेथड? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपने बोला सर सेकंड मेथड जो है वो कौन सा है? सेकंड जो मेथड है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपने बोला सर बताइए एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एज्यूम्ड मीन मेथड का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आपने बोला सर x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ये इसका क्या होता है एक्चुअल में फॉर्मूला। तो आपने बोला सर फॉर्मूले में हमें एक तो a चाहिए, मींस एज्यूम्ड मीन चाहिए। दूसरी बात सर डी आई चाहिए, और फिर उस डी आई को किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ आई से, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि अपन डी आई कैसे निकालेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज डी आई निकालना है। क्या निकालना है? डी आई। एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया, इसमें क्या निकालना है? डी आई, और आगे वाले कॉलम में क्या निकालेंगे? एफ आई और डी आई। तो देखो इसी से मैंने आपको थोड़ा सा और चलो, आपने बोला सर डी आई निकालते कैसे हैं? तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज डी आई निकालते कैसे हैं? तो आपने बोला सर डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, कि आप क्लास मार्क्स में से किसको माइनस कर दीजिए? एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दीजिए। अब बात आई कि सर एज्यूम्ड, एज्यूम का मतलब खुद को ही लग रहा होगा कि खुद को एज्यूम करना है, खुद को एज्यूम करना है, लेकिन कहां से? क्लास मार्क में से। कि क्लास मार्क में आपके पास बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज लिखी हुई हैं। आप इनमें से किसी भी एक वैल्यू को क्या कर लीजिए? ए मान लीजिए, एज्यूम्ड मीन मान लीजिए कि ये मेरा माना हुआ क्या है? मीन है, एज्यूम्ड मीन है। बोला सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जब आप यहां पर वैल्यू पुट करो और आपका क्या आ जाए? आंसर आ जाए, ठीक है। मींस कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको यहां से एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोस्टली क्या करते हैं टीचर्स जो है वो मिड वैल्यू आपसे प्रिफर करवाते हैं, कि मिड का मतलब कि आपने 1 2 3, 3 ऊपर से छोड़ दो और 3 कहां से छोड़ दो? नीचे से छोड़ दो, है ना। तो जो मिड में बच गया वो वैल्यू आपको क्या करनी होती है? कंसिडर करनी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्लस और माइनस दोनों आपको एक साथ नहीं करने पड़े, प्लस और माइनस दोनों एक साथ नहीं करने पड़े, मींस आप सभी वैल्यूज को केवल प्लस ही करना चाहते हो, कि ऐड नहीं करना चाहते, सॉरी माइनस नहीं करना चाहते। गलती क्या होती है कि आप प्लस माइनस में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, और अगर एक बार कंफ्यूज हो गए, सिंगल मिस्टेक हो गई, तो समझ जाना कि पूरा आंसर ही गलत हो गया। तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आपके पास जो पहली वैल्यू है क्लास मार्क की, उसी को आप क्या एज्यूम कीजिए? ए एज्यूम कीजिए, एज्यूम्ड मीन समझिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पहली वैल्यू को क्या समझोगे? एज्यूम्ड मीन समझोगे। इसी को क्या समझोगे? एज्यूम्ड मीन। इसी को क्या समझोगे? एज्यूम्ड मीन। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस माइनर हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे।
बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट प्रेफरेंस ये देना कि पहली वैल्यू को एज्यूम करोगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ नहीं करने पड़ेंगे। इट्स योर चॉइस नाउ। अब आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहो। मैं आपको पहला जो है उसी को क्या लेके चल रहा हूं, ए लेके चल रहा हूं कि मैंने इसे मान लिया ये एज्यूम्ड मीन है। क्या है ये? एज्यूम्ड मीन। तो बताओ एक्स आई कि पहले क्लास मार्क में से पहला एज्यूम्ड मीन माइनस करो। तो पहला क्लास मार्क क्या है? 1 माइनस, और एज्यूम्ड मीन भी क्या आपका 1, तो 1 में से 1 माइनस किया 0। फिर सेकंड क्लास मार्क क्या आपका? 3 में से क्या माइनस करो? एज्यूम्ड मीन, वो क्या है? 3 माइनस 1 2। फिर आप थर्ड डेविएशन चाहिए, तो थर्ड डेविएशन के लिए क्या करोगे? थर्ड क्लास मार्क। तो थर्ड क्लास मार्क क्या है? 5, और 5 में से आपने एज्यूम क्या किया? 1, तो 5 माइनस 1 क्या आ गया? 4। फिर आपने बोला सर फोर्थ डेविएशन चाहिए, तो फोर्थ क्लास मार्क क्या है? 7, और 7 में से क्या माइनस कर दो जो आपने एज्यूम किया है? 7 माइनस 1 6। बोला सर क्लास इंटरवल्स के बीच में कितने का गैप था? 2 का। कितने का? 2 का। तो देखो सर पहले आपके पास 0 आया तो इसमें 2 ऐड किया 2 में 2 ऐड किया 4 में 2 ऐड किया 6 में 2 ऐड करोगे 8 में 2 ऐड करोगे 10 में 2 ऐड करोगे 12। क्या सर ऐसे ही आएगा? हाँ, कि मींस आपके क्लास इंटरवल्स में जो गैप है वही गैप ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखते हैं। आपने बोला सर फिफ्थ क्लास मार्क चाहिए, तो फिफ्थ क्लास मार्क है आपका 9, सॉरी फिफ्थ डेविएशन चाहिए तो 9 माइनस एज्यूम मीन क्या है? 1, तो 9 माइनस 1 8। सर सिक्स्थ डेविएशन चाहिए, सिक्स्थ क्लास मार्क क्या है? 11, तो 11 माइनस एज्यूम मीन क्या है? 1, 11 माइनस 1 10। सर सेवंथ डेविएशन चाहिए, सेवंथ क्लास मार्क क्या है? 13 माइनस एज्यूम मीन क्या है? 1, तो 13 माइनस 1 12 है। कोई दिक्कत है? लेकिन सर हमें तो फॉर्मूले में एफ आई और डी आई का क्या चाहिए? मल्टीप्लीकेशन चाहिए सर, डी आई अकेला नहीं चाहिए, क्योंकि एफ आई और डी आई का क्या चाहिए? मल्टीप्लीकेशन। तो कीजिए मल्टीप्लाई। ये रहा आपके पास एफ आई, ये रहा आपके पास डी आई। इनको थोड़ा किसी और कलर से, ये रहा एफ आई और ये रहा डी आई, मल्टीप्लाई कीजिए आप इन दोनों को। तो आपने बोला सर एफ आई इंटू डी आई, तो 1 इंटू 0 एफ आई और डी आई। सो 1 इंटू क्या आ गया? 0 2 जा 4, फिर 1 4 जा 4, फिर 5 6 जा 30, फिर 6 8 जा 48, फिर 2 10 जा 20, फिर 3 12 जा 36। देखो आपके पास जो वैल्यू है इनसे कंपेयर करो, एफ आई एक्स आई को एफ आई डी आई से कंपेयर करो। वैल्यू कुछ छोटी छोटी लग रही है, यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 0, 6 की जगह 4, 5 की जगह 4, 35 की जगह 30, 54 की जगह 48। मीन्स जो डाटा आपके पास है, जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई। अब इनको ऐड करो और एक इनको ऐड करो, थोड़ा थोड़ा माइनर फर्क आएगा, माइनर डिफरेंस आएगा। तो देखो ऐड करो। आपने बोला सर एफ आई डी आई से पहले क्या लगा हुआ है? सर समेशन लगा हुआ है। इसका मतलब एफ आई डी आई को क्या करना है? आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो देखो करो एफ आई डी आई, ये आ गया समेशन एफ आई डी आई, तो करो ऐड। 6 और 0 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, तो 22 का आ गया 2, कैरी क्या लग गई? 2। नेक्स्ट 3 और 2 5 9 12 है, 12 और 2 14। कहीं मिस्टेक होगी क्या? एक मिनट रुको। 6 8 6 14, 14 और 4 18 और 22, तो 2 कैरी लग गई। 3 2 5 5 और 4 9 और 3 12 है, 12 और 2 14। ठीक है। अब आपने बोला सर 142 आ गया। क्या सर यहां पर तो सर 162 आया था पहले वाले क्वेश्चन में। डजंट मैटर, आपको जो करना है वो आगे सुनिए बाप। आपको यहां वैल्यू पुट करनी है, एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन क्या था आपका? क्या एज्यूम किया था आपने? ये रहा 1, तो 1 प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आ गई? 142 अपॉन इसके नीचे क्या है? समेशन एफ आई। समेशन एफ आई मीन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और ये फ्रीक्वेंसीज की टेबल रही है और इनका सम क्या है? 20। तो देखो 2 10 जा 20 और 2 को इससे करो 71। नीचे कितना 0 है? 1, तो 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट, तो एक्स बार इक्वल्स टू 1 प्लस 7.1।
तो 1 प्लस 7.1 एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो गया 8.1, और ये आपका क्या आ गया मीन। क्या बताना, आप डायरेक्ट मेथड से भी आपका ये मीन आया था कि 8.1, तो डायरेक्ट मेथड से जो मीन आया वो भी 8.1, और आपका एज्यूम्ड मीन से जो आया वो भी क्या आया 8.1। थर्ड मेथड बचा है वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसी से देख लेते हैं वो भी स्टेप डेविएशन मेथड एक्चुअल में होगा क्या, तो देखते हैं। या अलग बनाए उसके लिए, हाँ अलग, ठीक है अलग बना लेते हैं। तो आप देखो स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, तो आपने बोला सर स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्वेश्चन भी सेम ही होना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि आंसर एक्चुअल में क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो क्वेश्चन सेम ले लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, और इसको किससे कर रहे हैं अभी आपने दो मेथड से कर लिया, दोनों से आंसर क्या आया 8.1 8.1। नाउ वी आर गोइंग टू कवर आवर थर्ड मेथड विथ हिज स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपने बोला सर थर्ड मेथड है कौन सा एक्चुअल में, स्टेप डेविएशन मेथड। तो लिख दीजिए स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सर इसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपने बोला सर एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। आइए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो आपने बोला सर टेबल, तो देखो ये टेबल हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है डन। अब आप इनमें कॉलम बना दीजिए, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। देख लेते हैं आपको चाहिए क्या क्या। फर्स्ट C फॉर क्लास, I फॉर इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स, अगर कहीं लगेगा तो उसको इरेज कर देंगे। नेक्स्ट आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपको चाहिए क्लास मार्क, क्लास मार्क के बाद आपको चाहिए DI। क्यों? क्योंकि यहां पर जो UI होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है XI माइनस ए अपॉन एच, और XI माइनस ए को क्या बोलते हो आप DI। तो UI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DI अपॉन एच। तो आपने क्या निकाला DI, फिर यहां से क्या निकलेगा UI, फिर आप क्या करोगे FI और UI का क्या करवाना आपको मल्टीप्लीकेशन। बस ये कॉलम अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। आइए क्लास इंटरवल्स कहाँ है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 हो गया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 1 2 1 5 6 2 3। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं अब बताओ। आपने बोला सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को किससे डिवाइड कर दो 2 से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 प्लस 2, 2 और 2 को किससे डिवाइड कर दो 2 से 1। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 2 प्लस 4, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 4 प्लस 6 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 6 प्लस 8 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7, 8 प्लस 10 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 10 प्लस 12 है 12 को 22 को 2 से डिवाइड किया 11, 12 प्लस 14 30, 26, 26 को 2 से डिवाइड किया 13। ये इसका क्या आ गया क्लास मार्क। फिर आप क्या निकालो DI, DI एक्चुअल में होता है क्या XI माइनस ए, कि क्लास मार्क में से आपको क्या माइनस करना है एज्यूम्ड मीन। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो कौन सा एज्यूम्ड मीन प्रीफर करना है, आपको एज्यूम्ड मीन प्रीफर करना है कि आपके पास जो पहला क्लास मार्क है उसी को आप एज्यूम्ड मीन समझो। क्या समझो एज्यूम्ड मीन,
ये ए लगा दो आप यहाँ पर ए, ठीक है। अब देखो 1 पहला क्लास मार्क क्या है 1 और आपका एज्यूम्ड मीन भी क्या है 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 क्योंकि ये अब देखो ये जो है 1 है ये सभी वैल्यूज में से माइनस करके यहां लिख दो बस। देखो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 1 8, 11 माइनस 1 10, 13 माइनस 1 12। कैसे कि पहले क्लास मार्क में से ए क्या है 1, तो आप यहां पर ऐसे समझो कि डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 1, बस ऐसे समझो। पहला 1 माइनस 1 0, सेकेंड क्लास मार्क 3 माइनस 1 2, थर्ड क्लास मार्क 5 माइनस 1 4, फोर्थ क्लास मार्क 7 माइनस 1 6, फिफ्थ क्लास मार्क 9 माइनस 1 8, सिक्स क्लास मार्क 11 माइनस 1 10, सेवंथ क्लास मार्क 13 माइनस 1 12। कोई दिक्कत है? अब आपने बोला सर यूआई जो है, यूआई निकालते कैसे एक्चुअल में? यूआई आपने बोला सर निकालते जो है कैसे निकालते हैं यूआई? अभी आपने बोला सर यूआई जो है वो कैसे निकालोगे कि डीआई को किससे डिवाइड कर दो सर? एच से। सर एच क्या होता है? क्लास साइज या फिर हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास साइज का मीन्स है कि क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस है, क्लास इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस कितना है ये बताइए आप मुझे। क्लास इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। देखो 0 से 2, 2 माइनस 0, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, ये लोअर लिमिट है और ये क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 10 2 और 14 माइनस 12 2। इट मींस क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है आपका? h, क्लास साइज या फिर हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। तो आप बोल सकते हो कि h का फॉर्मूला हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कि अपर लिमिट में किसको माइनस कर दो? लोअर लिमिट को। वही आपका क्या होगा? हाइट ऑफ क्लास इंटरवल या फिर क्लास साइज। तो आपने बोला सर इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2। इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो लिख देते हैं h की वैल्यू 2 है ना। तो di अपॉन 2, di अपॉन 2। समझ गए कि हाइट ऑफ क्लास इंटरवल्स क्या होती है? ठीक है। तो आपने बोला di, पहला di क्या है? 0, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 2 को 2 से डिवाइड करो 1, थर्ड di क्या है? 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, 10 को 2 से डिवाइड करो 5, 12 को 2 से डिवाइड करो 6। ये आपका क्या आ गया? ui आ गया। अब आपने बोला सर fi ui का क्या चाहिए हमें? तो मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो ये रहा fi और ये रहा ui, इनका क्या कर दीजिए आप? मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24, 2 5 जा 10, 3 6 जा 18। अब आपने बोला सर जो फॉर्मूला है उससे एक्चुअल में क्या है कि सर फॉर्मूले में एक्चुअल में क्या है कि आपके पास fi ui जो है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सर ये fi ui आ गया, तो समेशन fi ui कि fi ui को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन सबको क्या कर दो? समेशन ऐड कर दो। तो देखो 8 और 0 8, 8 और 4 12 है, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। तो कैरी लग गई, सॉरी 1 और कैरी लग गई 2। तो देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और कुछ नहीं है 5 और 2 7, 71। क्या आ गया? 71। तो आपने बोला सर आपके पास समेशन fi ui जो है उसकी वैल्यू तो क्या आ गई? 71। ठीक है। एक क्या है? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आपके पास आ गया सर 1। ठीक है। आपके पास h, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल क्या है? 2। आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है? समेशन fi विच इज 20। अब आपको ये सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है, कुछ नहीं करना। सो मीन इक्वल्स टू, बोलो x बार इक्वल्स टू a की जगह 1 प्लस समेशन fi ui विच इज 71 अपॉन समेशन fi कितना है? 20 इंटू h क्या है आपके पास? 2। सो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो आपने बोला सर 1 प्लस 71 अपॉन 10, नीचे कितना 0 है? 1। तो 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा दीजिए? पॉइंट। सो 1 प्लस 7.1 इक्वल्स टू 8.1। तो आपने देखा कि यहां पर आंसर क्या आया? 8.1। और इससे पहले जो मेथड्स थे उनसे भी आंसर क्या आया? 8.1। इट मींस मेथड कोई भी हो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, विच इज 8.1। आगे अपन क्या करने वाले हैं? अब अपन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सोल्व करते हुए चलेंगे। आपको जो अच्छा मेथड लगे उसी से आप बता सकते हो, मैं उससे सोल्व करवा दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो आज आपने पढ़ा क्या क्या, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट
आपने बोला सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने क्या पढ़ा कि सर स्टैटिक्स एक्चुअल में होती क्या है। तो स्टैटिक्स एक्चुअल में होती क्या है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, और उस डाटा को क्या करो, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करने के बाद एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन, और इन सब से क्या हुआ, इन सब से एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन निकलेगी, वही क्या है, स्टैटिक्स है। तो आपने बोला सिंपल वे में क्या है कि एक रो डाटा जो है उस रो डाटा से हेल्पफुल इंफॉर्मेशन निकालने क्या है, स्टैटिक्स है। और इस स्टैटिक्स में अपन तीन चीज पढ़ेंगे, मीन, मोड और मीडियन। आपने बोला सर नेक्स्ट कि सेंटर टेंडेंसी की तीन जो है वैल्यूज होती है, मीन, मोड और मीडियन। सर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है जो क्या फाइंड आउट करती है, एक टिपिकल वैल्यू है, सेंटर वैल्यू। और वो टिपिकल वैल्यू है, सेंटर वैल्यू किससे फाइंड आउट करती है, वो टिपिकल वैल्यू है, सेंटर वैल्यू निकालने के लिए जो आपके पास थ्री मेथड्स है, मीन, मोड और मीडियन। तो सेंट्रल टेंडेंसी की कितनी मेजरमेंट है, 3, मीन, मोड और मीडियन। उसके बाद आपने बोला कि मीन पढ़ेंगे, और वो मीन किसके लिए पढ़ेंगे, मीन फॉर द अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ तो ये अनग्रुप्ड है, और इसको अगर आप इस वे में लिख दोगे तो ये ग्रुप्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अनग्रुप्ड। अगर इसी डाटा को आप ये मेंशन कर दोगे तो ये अनग्रुप्ड और ये ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब आपके पास जो डाटा था उसको जितना अरेंज करते हुए जाओगे वो ग्रुप, और जो पहले था वो अनग्रुप। इसके बाद अपन चलते हैं कि इसके बाद आपने देखा सर मीन निकालने का पहला जो काम था वो क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि अगर डाटा अनग्रुप्ड है, डाटा थोड़ा सा ग्रुप्ड हो गया तो आपने क्या किया, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। नेक्स्ट इसके बाद आपने बोला सर मीन निकालना जो है वो हमने सीख लिया। आपने यहां से एक फॉर्मूला भी जनरेट किया कि वो फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसके बाद आपने बोला कि सर मीन निकालने के कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, विच इज डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपने बोला सर डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में डिफरेंस क्या है, तो इनके फॉर्मूले का ही डिफरेंस है, बाकी आंसर सबके क्या रहेंगे, सेम। ये किसका फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ये एज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला है, और ये स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। तो आपने बोला सर एक्स आई क्या होता है, एक्स आई जो होता है वो क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क कैसे निकालते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फिर आपने बोला सर यहां पर आपके पास ए है, एज्यूम मीन है, डी आई मीन्स होता है डेविएशन, डेविएशन होता है क्या, एक्स आई माइनस ए। इसके बाद आपने बोला सर ए एज्यूम मीन, यू आई जो एक वेरिएबल है, स्टेप डेविएशन वेरिएबल, और ये इसकी वैल्यू निकालते कैसे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, एच होता है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास साइज, और ये निकालते कैसे हैं, अपन निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर आपने जो है एक क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्व करके दिखा, और उसका आंसर क्या आया, 8.1। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, इसी वीडियो को वापस अपलोड करवा देंगे न्यू वीडियो शूट करके आपके लिए, है ना। अच्छे से पढ़ना। होप यू आर एंजॉइंग अवर क्लास एंड हैव ए ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।